इस वक्त की कोरोना खतरे पर भारत में एक्शन मोड पर सरकार दिख रही है। सुनाते हैं आपको क्या कहा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और MOS मैम की प्रेजेंस में हाई लेवल मीटिंग हुई और पूरा meeting every week and as required, depending on the situation, ministerial level review will be undertaken. No panic, abundant precaution. अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो abundant precaution के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए। छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए। लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी जरूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन। चाइना से जो एक लास्ट में यही कहना चाहूंगा, लास्ट में यही है हमारी गाइडेंस कि आप जब क्राउडेड प्लेस में हैं, निकाले चर्चा की, तो यहां के हो या वहां के सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि गंभीर समस्या है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है। और अब आगे जाकर ये कारोबार से जो मुनाफा होता है वो आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी उपयोग में आता है। इसके गंभीर प्रकार के साक्ष्य और सूचनाएं भी तंत्र के पास उपलब्ध हुई हैं। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है। और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक
इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा, ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मान्यवर, ये लड़ाई न केंद्र की है, न राज्य की है, न कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा, एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा। और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव राज्य की
जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है। पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है, परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है। तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं, उसको हमें नसीहत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया, तो हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है, ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होने चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर डालना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। मान्यवर, सरकार की तो है ही। जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्तापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारी व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं।
ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर भारत सरकार भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। चीन की स्थिति को देखते हुए, जापान की स्थिति को देखते हुए अब वो सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भारत में स्थिति सही रहे। साथ ही साथ यहां पर और ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने की बात भी हो रही है। बूस्टर डोज लगवाने की अपील भी वीके पॉल करते नजर आए कि बूस्टर डोज भी आप लगवाइए। साथ ही साथ भीड़ में अगर आप निकलिए तो जो लोग लापरवाही कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, अब उनको एक बार फिर से ये चेताया गया है कि मास्क जरूर लगाएं जब आप भीड़ में जाएं। साथ ही साथ जिन कोरोना का नियम हम पहले फॉलो करते थे, निभाते थे, उसको अभी भी रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वरुण सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, यानी कोरोना की स्थिति को देखते हुए, चाहे चीन हो, जापान हो, वहां की स्थिति देखते हुए अब भारत में भी एहतियाती कदम उठाने तेज कर दिए गए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार देश भर में ये हालात बनते नजर आ रहे हैं कि अगर बाहर से यात्री आते हैं, विदेशों में जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में देश में क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको लेकर तैयारी को लेकर लगातार जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय सजग था। कल जो है वो खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेट को लेटर लिखा और आज जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में इस बात को तय किया गया कि अगर हालात खराब हों तो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहली बात यह कही गई कि राज्यों को ध्यान देना होगा, टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी होगी, ये ध्यान देना होगा कि जो स्थिति बन रही है, अगर पहले जैसे हालात बनते हैं तो बेड्स की संख्या क्या है, तो पहले से तैयारी हमें करके रखनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जिनकी एज ग्रुप 55 से ज्यादा है या 50 से ज्यादा है, उन एज ग्रुप वालों को लगातार टेस्ट करवाना पड़ेगा। मास्क को मैंडेटरी, जिस तरीके से पहले प्रोटोकॉल थे कि जहां भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं आपको मास्क पहनना पड़ेगा, उन्हीं प्रोटोकॉल्स को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन ये हिदायत के तौर पर कहा गया है कि राज्य सरकारों की इस समय बेहद ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और उन राज्यों की खासकर, चाहे दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, जहां पर पिछली बार बहुत ज्यादा संख्या में मामले बढ़ते नजर आए थे, तो शायद यही वजह है कि इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि हर हफ्ते मीटिंग की जाएगी, ये देखा जाएगा कि केसेस कितने राइज हुए हैं। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि क्या अब कोविड प्रोटोकॉल को अनिवार्य करने का समय आ गया है? जिस तरह से चीन में केसेस बढ़ रहे हैं, लौट रहे हैं आपके पास। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसमें नीति आयोग के जो सदस्य हैं उन्होंने उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि आप जब क्राउडेड प्लेस में हैं, अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या को मोबिलिटीज हैं उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यही एडवाइस है। गाइडलाइन जारी होगी डीडीएमए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। एविएशन को क्या करेंगे सर? जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे पहले बता दीजिए। लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं, जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं, बाहर या अंदर, हमें मास्क पहनना चाहिए और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल रहिए। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी की जगह रविवार को छुट्टी का ऐलान किया है और साथ ही छात्रों के ड्रेस कोड में भी बदलाव किया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। यूपी के मदरसों में बदलाव के बयार बहाने का अभियान जारी है। पहले फर्जी और अवैध मदरसों की शिनाख्त हुई, अब मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नए नियम कायदे की तैयारी कर ली गई है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में नए प्रावधान के प्रस्ताव पारित हुए हैं। यूपी के मदरसों में अब जुमे के बजाय रविवार को छुट्टी होगी। मदरसों में अब ड्रेस कोड लागू होगा। बच्चों को बाकायदा यूनिफॉर्म पहनना होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पढ़ाई जरूरी होगी। मदरसे में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। मदरसों में एकेडमिक कैलेंडर भी लागू होगा। स्कूलों की तरह मदरसों में भी विंटर वेकेशन होगा।
प्रदेश भर से शिक्षाविदों को बुलाया गया, हितधारकों को बुलाया गया है। उनके साथ एक सामंजस्य बना करके लोकतांत्रिक तरीके सबके सुझावों को लेकर के सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ मदरसों की नियमावली में थोड़ा संशोधन करने जा रहे हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ पे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी देश और समाज के मुख्य धारा में आ सके, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। सर, जिसमें जो सब्जेक्ट की बात रही, जो पहले कंपलसरी नहीं थे, अब उनको कंपलसरी किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या आप लोगों ने? नहीं, वो शिक्षकों की जो लिमिटेड संख्या है, उस संख्या के हिसाब से उनके लिए जो है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है साइंस और मैथ सोशल की सब्जेक्ट्स के रूप में उनको भी थोड़ी चेंजिंग्स की जाएगी। अभी सुझाव ले रहे हैं, आने वाले दिनों में जब बोर्ड की बैठक करके हम इन सुझावों को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। अब जरा ये समझिए कि आखिर यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड क्या होता है और इसके क्या क्या अधिकार हैं। मोटे तौर पर मदरसा शिक्षा बोर्ड का वही दायरा है और वही अधिकार है जो यूपी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, यानी मदरसा शिक्षा परिषद के फैसले को कानूनी अमली जामा पहनाया जाना तय है। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि अगर इस तरह की आसानियां फराहम कर रही है उन मदरसों के लिए कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, और वो अनुदानित मदरसे जिनको उन्होंने नामित किया था समाचार पत्र में, उन मदरसों से जल्द संबंध स्थापित करने के लिए एक शासनादेश या राजाज्ञा जारी कर दें, जिससे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को संबंध होने में आसानियां फराहम हो सकें। और हमारे देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता रही है और हम एकता का ही संदेश देते रहे हैं और एकता में ही बल है। अगर हम एकता के साथ चलेंगे तभी हमारा देश आगे उन्नति करता रहेगा। यूपी में मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में है। यूपी सरकार के सर्वे में 8,000 से ज्यादा मदरसे फर्जी पाए गए। अभी भी यूपी में 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। करीब 558 सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे हैं। नए नियम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी लागू होंगे। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि पढ़ने की शिक्षा, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक या मदरसों में, कहीं ना कहीं सबकी बराबरी की जाएगी। और इसीलिए जो ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं, ये भी मदरसों के हित को देखते हुए योगी सरकार ने पास किए हैं। हालांकि इसमें कई मौलानों को ऐतराज भी है, लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद अब मदरसों की उच्च शिक्षा की बात की जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। बिहार में बात करें तो जहरीली शराब को लेकर बवाल है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया, इसको लेकर पूरा बवाल है। अब आबकारी मंत्री कह रहे हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी। वही भारतीय जनता पार्टी ने भी इस स्टिंग ऑपरेशन के सहारे वहां की सरकार पर हमला बोल दिया है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में मौत की शराब पर पुलिसिया छापेमारी की तस्वीरें तो आपने देख ली। ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों की खोज और ताबड़तोड़ छापेमारी। शराब के खिलाफ पुलिसिया एक्शन के बीच आज तक की खोजी टीम ने शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब के फलते फूलते कारोबार का स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा किया तो हड़कंप मच गया। बीजेपी ने कहा मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा तो बिहार के आबकारी मंत्री बोले आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर सख्त एक्शन होगा। पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया जा रहा है और हम लोग शुरू से यही कहते रहे ना कि यह सब कुछ पुलिस प्रशासन की मर्जी से हो रहा है। कितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह लें, प्रशासन के कान में कोई जूं तक रेंग नहीं रही है। जहां 100 लोग मर चुके हैं, 100 से ज्यादा अंधे हुए हैं, उस जगह पर अभी भी अगर आप जा करके और ये पूरी स्टोरी कर रहे हैं तो निश्चित ही, और यहाँ पे ड्रग्स का जब चर्चा हो रही है लोकसभा में, तब जो बातें कही जा रही हैं जदयू के नेताओं के द्वारा वह बिल्कुल अलग कही जाती हैं। यह निश्चित तौर पर मैं लोकसभा में भी इसको उठाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि अब तो संज्ञान लीजिए। निश्चित रूप से जहां पर स्टिंग का ऑपरेशन हुआ है तो वहां पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और ये भी आपको बता दें, कल भी हमने बताया है कि पुलिस प्रशासन और एक्साइज विभाग अपने ही कर्मियों पर भी काफी सख्त है। कल हमने बताया था कि जहां तक लापरवाही और संलिप्तता की बात है
तो हम लोगों ने पिछले 2016 से अब तक 230 से ज्यादा बर्खास्तियां की हैं। कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ जहां पे ये कार्य जो चल रहा है? निश्चित रूप से साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि किस तरह शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। ये इलाका छपरा के जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से महज 5 किलोमीटर दूर है। ये क्या है? दारू? हाँ? इस तरह के पॉलिथीन में पैक करते हो? ये कितना लीटर है? 7 लीटर। कितने का? हाँ? 500। 7 लीटर दारू? 500। मतलब? कुछ नहीं के बचा। 7 लीटर दारू? 500। 500। तो एक दिन में कितना बनाते हो? एक दिन में 100 लीटर। 100 लीटर बना देते हो। और खर्चा कितना आता है? खर्चा वर्चा जोड़ेंगे तो शाम तक जोड़ना पड़ेगा। नहीं वैसे पूछ रहे हैं। वैसे अंदाजा तो मुझे नहीं पता है। जैसे होता है, जैसे 7 लीटर बनाने में खर्चा भी तो आता होगा। मतलब 7 लीटर 500 का है तो समझ लीजिए कि 350 पूंजी लगा इसमें। 350 पूंजी? तो सिर्फ 150 रुपए के लिए इतना महंगा? देखा आपने किस तरह सिर्फ 500 रुपए में 7 लीटर शराब बेची जा रही है। आप ये जानकर हैरान होंगे, इस शराब को पीने यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। आप जैसा आदमी आके पीता, आप बात नहीं मानिएगा। पुलिस वाले भी आके पीते हैं, आप नहीं बात मानिएगा हमारा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे आदमी, कोर्ट में से भी आदमी आते हैं यहाँ पे पीने के लिए। अच्छा। हाँ। बात बोला है। अंदर में नहीं, वहाँ की नरवाही पे जो बिकता है ना दारू, हाँ। पुलिस और चौकीदार, हाँ। और कोर्ट में के वकील, वो सब दारू आके पीते हैं। आप बात नहीं मानिएगा। मानेंगे? सोच लीजिए। 100% लिख के हम दे देंगे, आप आके कभी भी चेकिंग पकड़ लीजिए उन लोग। सवाल ये भी है कि कानून के लंबे हाथ आखिर इन शराब माफियाओं के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर शराब माफिया का गॉडफादर कौन है? छपरा से मोहम्मद हिजबुल्ला और पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको लेकर वहां की राज्य सरकार, नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव सभी कटघरे में खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद से वहां की पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया है और जहां भी शराब की भट्टियां हैं उनको नष्ट किया जा रहा है और ये सैकड़ों में है, अभी हजारों में इसकी तादाद है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ। उसके बाद से और राजनीतिक बवाल मच गया। अभी भी यहाँ पर शराब माफिया एक्टिव है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम यहां पहुंची है। ड्रोन कैमरे की मदद से अब इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी। वो ठिकाने पर पहुंच चुकी है जहां पर अवैध शराब बनाया जाता था, निर्माण होता था। ये देखिए, यहाँ खेतों में पानी नहीं डाला जा रहा है, बल्कि कच्ची शराब को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब इसे देखिए, खेतों में बनी ये भट्टी सरकारी हथौड़े के निशाने पर जैसे ही आई, मटिया मेट हो गई। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद सरकारी हमला बेशक एक्शन में नजर आ रहा हो, जगह जगह से कच्ची शराब की पक्की भट्टियों को तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ रही हों। बावजूद इसके सवालों का झाग ठीक उसी तरह से उफनता दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ कच्ची शराब का झाग। इस जानलेवा शराब को जड़ से मिटाने के लिए अब ये खाकी वर्दी वाले इस भट्टी की शराब से अपने दामन पर लगे दाग को हटाने यहाँ तक पहुँचे हैं। जहरीली शराब कांड में पूरे प्रदेश में अब तक 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ऐसा लगता है कि इतनी सारी संख्या में मौतों के बाद ही सरकार की नींद खुली है और अब जगह जगह पर रेड और छापेमारी की जा रही है। सरकार कहती है कि शराब पीने वाला व्यक्ति ही मुजरिम है, क्योंकि बिहार में शराब पीना गैर कानूनी है। जनता कहती है कि शराब न रोक पाना सरकार और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, क्योंकि गैर कानूनी रूप से शराब की बिक्री को रोक नहीं पाई।
इसी बहस में किनारे छोड़ दिए गए हैं वो परिवार जिन्हें मुआवजा देने के नाम पर नीतीश सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, और विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि रोते बिलखते परिवार का क्या कसूर। उसको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अब दूसरी ओर आप करें कि मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे मुआवजा? जब आपकी ही जो एक्साइज एक्ट है, यानी बिहार सरकार का प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016 की धारा 42 ये कहती है कि मरने वाले को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस बहस में जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाला व्यक्ति तो तस्वीर में सिमट गया, पीछे परिवार रह गया। अब दस्तक देती बात सीधी सी है, अगर सरकार ने जिम्मेदार गैर कानूनी रूप से शराब पीने वालों को मान लिया है तो क्या उसकी गलती की सजा उसका परिवार भुगतेगा और सरकार मौन साध लेगी? अगर सरकार उसमें सहयोग करने लगे तब तो फिर ये कानून का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तब तो सब लोग इस तरह का घटना करेंगे, सबको सरकार जो है सो मुआवजा देते रहेगी। इसी बीच छपरा शराब कांड में जांच के लिए ऑपरेशन क्लीन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत तमाम थानाध्यक्षों और चौकीदारों को हिदायतें दी गई हैं। डोर टू डोर सर्वे करके जो शराब बरामद की गई उसे बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा मुहिम चलाकर 26 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन बिहार में अब तक जो 82 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा है, उनके घर के बच्चों को यूं ही रोता छोड़ना तय कर लिया गया है। बने रहे, देखते रहे आज तक, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं। लौट रहे हैं बेहद जल्द। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।